हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो हम लोगों ने चैप्टर शुरू कर लिया था जिसका नाम था इंडियाज कल्चरल रूट्स। इसमें हम लोगों ने हिंदुइज्म की बात की थी, उपनिषदों की बात करी थी, वेदों की बात करी थी, ब्रह्म किसे कहते हैं, आत्मा क्या होती है, उपनिषदों ने उसको कैसे डिफाइन किया है, या कुछ स्टोरीज हम लोगों ने देखी थी कि कैसे किसी भी स्टोरी से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ब्रह्म बेसिकली क्या है। ये कोई ब्रह्मा गॉड से रिलेटेड नहीं है, ये ब्राह्मण वर्ड से रिलेटेड भी नहीं है, बट वो क्या है क्या नहीं है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, तो इसके साथ ही हम लोग इसमें जो नेक्स्ट पोर्शन है इस पूरे चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें करना है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्लस अदर फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस। ओके, इससे पहले हम ये भी बता देते हैं आपको कि हमारा जो जीएस फाउंडेशन का लाइव मेंटरशिप बैच है वो भी लाइव हो चुका है, अब जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, सारी लाइव क्लासेस, मेंस के आंसर राइटिंग, रिवीजन के नोट्स और प्रॉपर गाइडेंस प्लस मेंटरशिप, ये सारी चीजें दी जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके साथ हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब हम लोगों ने इसका पार्ट 1 तो कर लिया है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी हैव वॉच्ड दैट वीडियो। ओके, तो अब मुझे इसमें 2 चीजें करवानी है। पहली बात तो बुद्धिज्म या जैनिज्म क्या क्या बातें बोलते हैं और किस तरीके से इन पूरे रिलीजन्स का एवोल्यूशन होता है, क्या क्या प्रॉपर राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट कंसंट्रेशन, ये सारी जो बातें बोली गई हैं उनका मतलब क्या है, तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये जो स्टोरीज वगैरह हमने सारी देख ही ली थी एक बार वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स में, ये सारा छंदोग्य उपनिषद का श्वेत केतु एंड सीड ऑफ रियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टोरी थी समझने के लिए कि दैट व्हाट इज बेसिकली ब्रह्म। ओके, सो वो अहम ब्रह्मस्मि में जो ब्रह्म का इस्तेमाल हुआ है वो हमें पता लग चुका है कि बेसिकली वो क्या बोलते हैं उस पूरे शो में। ठीक है, चलो अब बात शुरू करेंगे हम लोग बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म देखो, बुद्धिज्म जो है वो महात्मा बुद्ध के नाम से जो रिलीजन है वो इसका नामकरण बेसिकली हुआ है। अब इस पूरी एनसीईआरटी में ना बहुत चीजें आपकी डिटेल में नहीं दी गई हैं, तो क्योंकि एनसीईआरटी है, फाउंडेशन लेवल का है, तो आपको उतना ही इसमें करवाएंगे जितना इसमें दिया हुआ है। अदरवाइज बुद्धिज्म जो जैनिज्म है और इसके जो और अदर सारे सब कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हैं और क्वेश्चंस भी डिटेल पोर्शन से ही आ रहे हैं, लेकिन वो इलैबोरेशंस, वो डिटेल्स आपको तब समझ में आएंगी जब आपका बेस या एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन है वो क्लियर होगा। तो जो चीजें इसमें दी हुई हैं आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि उन पे कि हम आगे और क्या पढ़ेंगे। वो तो हम पढ़ेंगे ही, ये तो हमारा सिर्फ एनसीईआरटी बैच है, तो आपका जो फाउंडेशन बैच है उसमें हम इसको पूरा डिस्कस करवाएंगे जो लाइव चलता है हमारा। ओके, चलो, तो जैसे हमने स्कूल ऑफ थॉट्स पहले किए थे, जैसे उपनिषद हमने किए, वेदांत हम लोगों ने किए, वेदों के बारे में हम लोगों ने जाना, वैसे ही अलग स्कूल ऑफ थॉट भी है जिसने बहुत ही ज्यादा ना ये नहीं बोला दैट वेदों की जो अथॉरिटी है वो एक्सेप्टेड है, मतलब कि जो वेदों में लिखा हुआ है जरूरी नहीं है कि वो सारा सब कुछ सही हो। इन रिलीजन्स का बेसिकली जो एवोल्यूशन है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो हिंदू रिलीजन है या जो ब्राह्मणिज्म था बेसिकली उसमें काफी ज्यादा सोशल इविल्स आ गई थी, किसी को काफी राइट्स नहीं मिले हुए थे, काफी सारी कास्ट आ चुकी थी, तो लोगों को उनके जो राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे थे। तो जो वेद हैं जरूरी नहीं कि वो सारे सही हों, तभी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं जो ये कहते हैं एक अथॉरिटी ऑफ दी वेदास आर नॉट एक्सेप्टेड, और अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप करते हैं, एंड उसमें से एक है आपका बुद्धिज्म। ओके, अब बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो आज से 2500 साल पहले, मतलब 5th या 6th सेंचुरी बीसीई के आसपास का ये टाइम है आपका, जिसमें हम बात करेंगे एक प्रिंस की जिनका नाम है सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम है जिनका जन्म इस टाइम पर जो नेपाल में एरिया प्रेजेंट है लुम्बिनी, वहां पर हुआ था। और बेसिकली वो राजा थे, बेसिकली तो एक काफी उनको शान और शौकत मिली हुई थी, हर चीज की फैसिलिटी मिली हुई थी, प्रजा उनका सम्मान करती थी, है ना, तो वो सब चीजें थी। बट फिर भी ये बुद्धिज्म किस तरीके से आया, उन्होंने जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड चीजें थी उस सोसाइटी में जहां पर उनको काफी अपर प्लेटफॉर्म पे रखा गया था, उन्होंने मानने से मना क्यों कर दिया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि जनरली क्या होता है ना कि जब लोअर तबके के कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो समझ में आती है बात कि हाँ इनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, इनके जो राइट्स हैं वो इनको नहीं मिल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इन लोगों के ऊपर और इनको बदले में ज्यादा सरकार या जो सोसाइटी है वो कुछ नहीं दे रही है, दैट इज व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग। लेकिन अगर कोई बहुत ही अच्छे पोजीशन पर प्रेजेंट जो पर्सन है, अगर वो प्रोटेस्ट करता है या फिर उन सभी प्रेजेंट चीजों का विरोध करता है, तब दिमाग हल्का सा ये चकराता है कि व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हुआ।
तो उसके पीछे की जो क्यों का जो रीजन है वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 560 बीसीई के आसपास इनका जन्म हुआ था। अब जो है गौतम, जो सिद्धार्थ गौतम, जो महात्मा बुद्ध जिनको हम आगे जाके बोलेंगे, उन्होंने ना बहुत ही महलों की लाइफ जी थी। एक बार क्या हुआ कि एट द एज ऑफ 29 साल के थे, उनकी शादी वगैरह भी हो रखी थी और बच्चा भी था एक। तो जब 29 ईयर्स के थे वो, तो वो ना ऐसे जा रहे थे कहीं पे, तो अपने पूरे रथों को लेके, पूरे उनके आसपास जितने बॉडीगार्ड्स वगैरह थे वो सब जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने ना कुछ चीजें देखी, जिसमें एक चीज थी उनकी कि एक ना ओल्ड मैन है, एक सिक मैन है और एक डेड बॉडी है। ये तीन चीजें बड़ी उनके लाइफ में रोल प्ले कर रही है कि उन्होंने एक डेड मैन को देखा कि ये तो बिल्कुल मृत्यु हो चुकी है। अब उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मृत्यु के बाद बेसिकली क्या होता है। इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा कि लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा दुखों से भरी हुई है। एक ओल्ड मैन को देखा कि अब धीरे धीरे लाइफ जो है वो खत्म होने के कगार पर है, जो बॉडी है वो अपनी जो जान है वो खो चुकी है। तो ये कुछ तीन चीजें उन्होंने देखी और उनसे हल्का सा उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी जागी कि बेसिकली ये सब चीजें क्यों है, या फिर मौत के बाद क्या होता है, या फिर हम इस पूरे जो दुख वाला एरिया है, जो संसार में जो सब चीजें हैं कि पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, वरना तो हम बंधनों में बंधे रह जाएंगे। तो ये जो बंधन हमें बांध रहे हैं बेसिकली, इससे हमारा जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर निकलकर सामने नहीं आता। तो उन्होंने ये तीन चीजें देखी और साथ में उन्होंने एक असेटिक को भी देखा। असेटिक को देखा, वो बिल्कुल असेटिक मतलब कि जो वॉन्डरर्स होते हैं, जो सब कुछ त्याग चुके होते हैं, मस्त मौला जिंदगी जी रहे होते हैं, उसको भी देखा। अब वो इतना ज्यादा खुश था, इतना ज्यादा हैप्पी था, इतना ज्यादा उसके पास जॉयफुल ऑरा था। तो उसको देख के उनको लगा कि यार जो नॉर्मल पर्सन है वो बिल्कुल दुखों में घिरा हुआ है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा हो गया है, किसी की हजार और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और एक ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल ही खुश है। तो लाइफ का जो बेसिक पर्पस है वो क्या होना चाहिए? खुश रहना होना चाहिए। अब दुखी रहने के लिए तो नहीं आया हमें संसार में, भगवान ने हमें नहीं भेजा इसके लिए। तो इस सब चीजों को देखकर उनको जो ये हुआ ना कि यार मुझे ना, अब मुझे भी ना एक मोक्ष की प्राप्ति करनी है, या फिर मुझे भी ना अच्छा और दुखों से रहित जीवन जीना है। दैट इज वाई ही लेफ्ट दैट पैलेस। उस महल को छोड़ के वो निकले। उन्होंने काफी साल तक जो है यहाँ वहां भटके, पैरों मतलब पैदल भी चले, जंगलों में रहे, और कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने मेडिटेशन किया, कुछ सालों के बाद 45 डेज तक लगातार मेडिटेशन उन्होंने किया, और पीपल ट्री के नीचे बोध गया में, जो भी बिहार में है, उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनको पता लगा कि एक्चुअली जो इग्नोरेंस है ना, ये इग्नोरेंस या जो अटैचमेंट है बेसिकली, ये ह्यूमन की सफरिंग्स का रूट कॉज है। कि बेसिकली इसका ना कि हम दुखी क्यों हैं, वो ये लोग, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने बोला कि इन दो कॉजेज को रिमूव कर दे अगर हम लोग, तो हमारा जिंदगी जो है, हमारा जीवन जो है काफी अच्छे तरीके से बीत जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? अविद्या, इग्नोरेंस, मतलब चीजों का पता नहीं होता, अविद्या, नॉलेज ही नहीं है, और साथ में अटैचमेंट, जो मोह है, जो माया है, वो बेसिकली आपको बांध कर रखती है चीजों के साथ, और आपकी खुशी जो है वो चीजों के साथ जुड़ी हुई है। आपके पास अगर गाड़ी है तो आप खुश हैं, आपके पास महंगी गाड़ी है तो आप और ज्यादा खुश हैं, अगर आपके पास साइकिल है तो आप दुखी हैं। तो आपकी जो खुशी है बेसिकली वो चीजों के साथ जुड़ी हुई है, आपके पैसों से जुड़ी हुई है। ये रूट कॉज उन्होंने पूरा मेडिटेशन किया, पूरा ध्यान लगाया, चीजों के बारे में सोचा, और इस ज्ञान की प्राप्ति उनको उस टाइम पर हुई। ठीक है, अब हम सब ये कहते हैं कि चीजें पता सबको होती हैं, बट इंप्लीमेंट कैसे करें, है ना? तो क्या करें? अब क्या चीजें, अब सभी एस्थेटिक बन जाएंगे तो लाइफ चलेगी कैसे? और अगर सभी लाइफ में ही घुसे रहेंगे तो फिर जो एक खुशी जीवन है वो कौन जिएगा? तो महात्मा बुद्ध ने बेसिकली 4 चीजों के बारे में बताया कि एक तो है दुख, कि एवरीबॉडी इज दुखी, ठीक है, सफरिंग हर किसी की लाइफ में है, ओके। एंड जो है समुदाय, कि दुख है, सफरिंग है, कि हर किसी की लाइफ में सफरिंग है, और सिर्फ एक पर्सन इससे दुखी नहीं है बल्कि सभी दुखी हैं। ठीक है, और इसके दुखों का कारण क्या है? इसको हिंदी में हम कहते हैं तृष्णा, या फिर आप इसको बोल सकते हो अटैचमेंट्स, है ना? अटैचमेंट्स हैं, और आपको ना मतलब काफी सारी चीजों से मोह है, इनसे आप दुखी रहते हैं। निरोध, क्या, चलो ये दुख है, समझ में आती है बात, और ये डिजायर्स है हमारी, तृष्णा है हमारी, उससे हम दुखी हैं कि हम चाहते बहुत कुछ है, अगर वो नहीं मिलता है ना तो हम फिर दुखी हो जाते हैं। अब यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, नहीं हुआ तो फिर दुखी हैं, फिर डिप्रेशन में चले गए हैं।
6 अटेम्प्ट दिए, 5 अटेम्प्ट दिए, इंटरव्यू तक पहुंचे, फिर भी नहीं हुआ, तब भी जो है अब जो डिजायर थी कि हमें इस पोस्ट पर बैठना है, विल गेट इनटू डिप्रेशन। तो महात्मा बुद्ध ने ये बात पहले ही समझ भी ली है और समझा भी दी है कि दुख तो रहेगा, आप आईएएस बन भी जाएंगे तो भी लाइफ में वो बस लास्ट स्टेप नहीं था जहां पर आप सुखी हो सकते थे, आगे और सारे दुख आएंगे और चैलेंजेस आपकी लाइफ में और आएंगे, तो आप हर जो है कदम पर दुखी होते रहेंगे। लेकिन अब आपके ऊपर है ये कि आप दुखी ना रहें, तो उसके रिगार्डिंग जो आपकी डिजायर्स हैं उनको आपको थोड़ा सा मारना पड़ेगा, और डिजायर्स नहीं बल्कि विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ज्यादा मोह हम अटैच ना करें, हम प्रॉपर्टी को ना ज्यादा स्टील करने की कोशिश करें कि मेरे पास बंगला आ जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास पूरा एरिया है वो जमीनें मेरे नाम हो जाए, तो इन सब से बच के रहें। निरोध, तो निरोध का मतलब वही है कि हम डिजायर्स को हल्का सा त्यागें, ठीक है, तो थोड़ा सा त्यागेंगे तभी हमारा लाइफ जो है ठीक ठाक चलेगा। और फिर उसके बाद आता है मग। मग बेसिकली पाली लैंग्वेज में मार्ग को कहते हैं, तो रास्ता, कि अब ठीक है कि दुख है, समुदाय है, तृष्णा हमारे पास है, डिजायर्स है, इनको रोक देना चाहिए, हमें रोकें कैसे? अभी सबको पता है ये बात, मैं कोई अलग चीज नहीं बता रही, सबको पता है कि डिजायर्स थोड़ी सी मतलब आपके दुखों का कारण है, तो अब क्या करें? नहीं रखें डिजायर्स, ह्यूमन नेचर है ये। तो जेलसी होती है किसी और पर्सन से जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, सेम फील्ड में 2 लोग काम कर रहे हैं, एक का प्रमोशन हो जाता है, एक का प्रमोशन नहीं होता है, तो इट इज टू कॉमन कि जेलसी होगी, आपको मोह है, आपको अटैचमेंट है उस पोस्ट से, उस गद्दी से, तो क्या करें? तो जो मार्ग है उन्होंने बताया है 8 फोल्ड पाथ, जिसे हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, मिडल पाथ, कि देखो बहुत एक्सट्रीमिटीज में जीवन नहीं जीना है, ना तो आप पूरे तरीके से एस्थेटिक बन सकते हैं और ना ही पूरे तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैं तो डिजायर रखूंगा, नहीं पूरी होगी तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा, और डिजायर अगर पूरी होगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो ये सब नहीं करना है। 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांगिक मार्ग इसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट लाइवलीहुड, आप जो भी करें वो सही ढंग से करें, सही नियत से करें, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट मेडिटेशन आप करें, है ना, राइट एफर्ट आप लगाएं। तो बेसिकली क्या है ना कि नियत मतलब जो नियत है आपकी उससे आप ढंग से काम करें, ये उन्होंने बताया। तो ये सारा जो एक पूरा सिस्टम है ये बुद्धिज्म रिलीजन के अंडर जो है डेवलप होता है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। और साथ में जो ही वॉज नोन एज बुद्धा आफ्टर दैट एनलाइटनमेंट, इसका मतलब बुद्ध का मतलब ही क्या होता है? एनलाइटेंड वन और अवेकन्ड वन, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब अगर किसी को एक को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है तो बाकियों को भी ये ज्ञान देंगे, है ना। तो इनका पहला जो ज्ञान है वो सबसे पहला सरमोन जिसको हम कहते हैं वो सारनाथ में इन्होंने दिया, जिसमें उनके काफी सारे डिसाइपल्स थे जो बैठे थे, जिनको समझाया गया था बाय महात्मा बुद्ध। ओके, एंड साथ में उन्होंने टीचिंग भी फिर शुरू कर दी थी। और इनका बेसिकली ना एक नॉन वायलेंस का भी बहुत ज्यादा एक रोल प्ले था इसमें, कि अहिंसा का मार्ग अपनाना है, हिंसक नहीं बनना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी को हर्ट नहीं करना है, उनका बेसिक मकसद ये है। ओके, अब नॉन इंजरी, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप नॉन इंजरी सिर्फ ह्यूमंस के साथ ना करें, अहिंसा जो है सिर्फ ह्यूमंस के साथ ही अपनाएं, नहीं, बल्कि आपको जितने भी जीव जंतु वगैरह हैं उनसे भी थोड़ा सा अहिंसक ही भी व्यवहार करना है। बहुत ज्यादा आपको चीजों में वायलेंट नहीं होना है ना, थोड़ा सा कंट्रोल रखना, एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाना है, गुस्सा बहुत एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, आपको अपने डिजायर्स पर, आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा। So that's basically the crux of Buddhist philosophy. ओके, इसके अलावा उन्होंने इनर डिसिप्लिन को भी काफी ज्यादा महत्व दिया कि खुद पर कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है वही हम कर रहे हैं। इनर डिसिप्लिन इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, राइट एफर्ट, राइट मेडिटेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं अष्टांगिक मार्ग, जो नॉर्मली जो लोग हैं फॉलो कर सकते हैं, जो एस्थेटिक नहीं बनना चाहते हैं वो भी, और जो मोह माया में बिल्कुल बंध के नहीं रहना चाहते हैं वो भी। खुशी जीवन हम जी पाएंगे इससे। ओके, जिसमें देखो श्लोक भी लिखा हुआ है बुद्धिस्ट फिलॉसफी का, नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, दो मेनी पीपल मे बैथ हियर, बट वन इज प्योर इन हुम ट्रुथ एंड धर्म रिजाइड। जिसके मन में सच्चाई और धर्म का वास है, सिर्फ वही जो है पर्सन सही तरीके से एनलाइटेंड है, अवेकन्ड वन है, प्योर है बेसिकली, है ना। तो ये सारी उन्होंने बताई बातें। और साथ में कॉन्क्वेरिंग वन सेल्फ इज ग्रेटर देन कॉन्क्वेरिंग 1000 men ऑन बैटलफील्ड इन 1000 टाइम्स। मतलब कि खुद पर काबू पाना, खुद की इंद्रियों पर काबू करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉन्क्वेरिंग ऑल द टेरिटरीज। तो जमीनों को इकट्ठा करने के बजाय है कि आप खुद पर जीत हासिल कर लें। तो दैट वाज द क्रक्स। ओके, और इसके बाद जो है अब इन्होंने संघ की भी स्थापना की थी। ही ऑल्सो फाउंडेड द संघ, मतलब कि कम्युनिटी रहे,
जिसमें सारे जो मॉन्क्स हैं, जो भिक्षुक जिनको हम बोलते हैं, भिक्षुज या मॉन्क्स जिन्हें हम कहते हैं, फिर बाद में जो भिक्षुनीज हैं, जो नन्स हैं, उनको भी एंट्री मिल गई थी, और जिन्होंने अपने आप को वो डेडिकेट कर दिया था कि जो बुद्ध की टीचिंग है वो हम पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और खुद भी उनको मानेंगे। तो ये सिस्टम जो है सिर्फ बुद्ध के साथ ही खत्म नहीं होता है, बल्कि उनके आगे जो संघ कम्युनिटी बनी थी, उन्होंने उन पूरी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा काम किया। ठीक है, एक तो ये चीज। इसके अलावा, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में जो बुद्धिज्म है वो फैला, और आज नेपाल, भूटान, चाइना और बहुत सारे एरियाज में जो है बुद्धिस्ट फिलोसफीज को लोग फॉलो करते हैं। सेम गोज फॉर इंडिया एज वेल, है ना। तो ये सारी बातें हैं इसमें। और ये देखो 1800 साल पुरानी एक बुद्ध की टीचिंग है, जिसमें ये दिखाया गया है बेसिकली कि जो बुद्ध हैं वो किस तरीके से अपने जो शिष्य हैं उनको ज्ञान के उपदेश दे रहे हैं, है ना, कि ये सारे काम करने चाहिए, ये काम नहीं करने चाहिए हैं, कैसे आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। जनरली कैन का मेन जो एक फिलॉसफी है वो ये है कि सिर्फ बताना नहीं कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट वो कैसे होगा, आप अपने इंद्रियों को काबू में करोगे कैसे, तो जो कैसे का आंसर है वो भी ये देकर जाते हैं। ठीक है, तो दैट वाज वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट, बुद्धिज्म जिसे हम कहते हैं। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को दिया, और 5th सेंचुरी BC के आसपास इनका जन्म होता है। 82 इयर्स में इनकी डेथ होती है ना। तो ये सारे जो है जिनकी डेथ होती है उसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण, है ना। तो इनके बर्थ, इनकी डेथ एंड इनका एनलाइटनमेंट का जो टाइम है, उसी चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए हम बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं, है ना, जिसे हम वैसाख या फिर वैसक भी कहते हैं, VASAK। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, बोध गया पीपल पेड़ के नीचे हुई है। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो ये, और जो उनकी डेथ है वो हुई थी कपिलवस्तु में। तो ये सारे जो कुछ फैक्ट्स हैं वो अपने को पता होने चाहिए फॉर दिस NCERT फाउंडेशन बैच। ओके, अब बात आती है ऐसे ही एक और स्कूल ऑफ थॉट की, जिसे हम कहते हैं जैनिज्म। अब जैनिज्म में ना जो ये वर्ड जैन है ये आया है जिना से, जिना, जैन, कुछ भी कह लो आप। इसका मतलब होता है कॉन्क्वेरर, कि जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। और ये कॉन्क्वेरर किसी बैटलफील्ड का नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर काबू उन्होंने पाया है। सो दैट्स हाउ द सिस्टम गोज। ठीक है, तो जैनिज्म, जैसे बुद्धिज्म में हम लोगों ने सिद्धार्थ गौतम की बात करी थी, वैसे ही जैनिज्म में हम वर्धमान महावीर की बात करेंगे, जो खुद भी एक रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते थे। और इनका भी जन्म है वो 6th सेंचुरी BC के आसपास ही हुआ था, नियर सिटी ऑफ वैशाली, जो अभी बिहार में है। ये भी 30 साल के थे जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 12 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट नॉलेज, एनलाइटनमेंट, सुप्रीम विजडम, एंड दैट इज व्हाई ही वाज नोन एज महावीर, द ग्रेट हीरो। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी सी है, ये पता होनी चाहिए। अब ये जो है ना जैनिज्म का बेसिकली जो एक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि लोगों को सही रास्ते पर लेकर आना। ये 24 तीर्थंकरों के थ्रू ये सारी जो टीचिंग्स हैं वो लोगों तक पहुंची है। ठीक है, जो महावीर हैं, जो वर्धमान महावीर हैं, वो 24 तीर्थंकर हुआ करते थे। अब इनसे पहले जो है 23 तीर्थंकर ऑलरेडी आए हुए हैं। मतलब जैनिज्म की जो ये फिलॉसफी है वो सिर्फ वर्धमान महावीर के टाइम पर पॉपुलराइज हुई है, ना कि शुरुआत हुई है इसकी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि जो जैनिज्म है उसके एविडेंसेस क्या बुद्धिज्म से पहले के हैं, तो आंसर इज यस, उनसे पहले 23 तीर्थंकर भी हो चुके हैं। ठीक है, और जैसे मिडल पाथ बुद्धिज्म में हम लोगों ने पढ़ा, वैसे इन्होंने 5 ट्रुथ्स की बात करी है, 5 महाव्रत इन्हें हम कहते हैं। जैसे सत्य हो गया कि सच बोलना है, आपने अहिंसा का मार्ग अपनाना है, आपने नॉन वायलेंट रहना है। और सब नॉन वायलेंट सिर्फ अगेन ह्यूमंस के लिए नहीं, बल्कि एवरीथिंग, जीव है चाहे अजीव है। जैनिज्म की सबसे बड़ी फिलॉसफी ये है कि जान सिर्फ ह्यूमंस या लिविंग बींग्स में नहीं है, जान इस टेबल में भी है, जान इस कैमरा में भी है, जान जो है इस माउस में, लैपटॉप में, सब में है। तो ये जीव और अजीव दोनों को आपने जो है सही ढंग से रखना है। ओके, नॉन वायलेंस दोनों चीजों के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आता है आपका अस्तेय, है ना, जिसमें आपको नॉन पोजेशन की हम बात करते हैं कि आपने जो है बहुत सारी, जैसे अपरिग्रह भी है इसमें। अपरिग्रह का भी मतलब यही है कि एक तरीके से हम नॉन पोजेशन की बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने में बिजी ना हो जाए, है ना। तो अपनी ही जो प्रॉपर्टी उस पर ही हमारी नजर रहे, किसी और की प्रॉपर्टी पर हमारी नजर ना जाए। और इसके बाद जो 5th है वो है हमारा ब्रह्मचर्य।
ठीक है। ब्रह्मचर्य की हम बात करते हैं, जो पहले 4 हैं ये दिए गए थे पहले के तीर्थंकरों के द्वारा। जो ब्रह्मचर्य कॉन्सेप्ट है वो वर्धमान महावीर के टाइम पर आया था। सो द 5 नोबल ट्रूथ्स में से जो 5th नोबल ट्रूथ है वो दी गई थी बाय वर्धमान महावीर। ओके, सो एक तो ये चीज, तो जैना या जीना का मतलब क्या ये भी मैंने देख लिया। एंड द कॉन्क्वेरर एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट सो एज टू रीच एनलाइटनमेंट। ओके, ये भी फिलॉसफी ऐसी है जो वेदों के जो सुपीरियोरिटी है उसको नहीं मानती। ठीक है, इनके अनुसार भी जो है मतलब जो जिना है आपको वो बनना है। जो जिना है मतलब जो जिन है, जो आपने अपने जो कॉन्क्वेरर बने हैं उसका जो स्थान है वो गॉड से भी ऊपर है। ठीक है, तो ये जो ये गॉड के रिगार्डिंग इनका जो व्यू है वो यही है दैट जिना इज अबव द गॉड। ओके, एक तो ये चीज। इसमें अब देखो हमने जैसे बात की जीव और अजीव की, ऑल ब्रीदिंग एग्जिस्टिंग लिविंग सेंशियंट क्रीचर शुड नॉट बी स्लेन, उनको नहीं मारना चाहिए, नॉट ट्रीटेड विद वायलेंस, नॉट अब्यूज्ड, नॉट टॉर्मेंटेड, नॉट ड्रिवन अवे। तभी आप लोगों ने जैन धर्म के जो लोग हैं उनको ऐसे मास्क पहने हुए देखा होगा। उनको लगता है कि भी अगर वो सांस लेते हैं तो कई तरह जो वायरस या बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो उनकी बॉडी में जाकर मर जाते हैं। दैट इज वाई दे वियर दैट मास्क, दैट एवरीथिंग हैज इट्स ओन लाइफ और हमें कोई हक नहीं उस लाइफ को छीनने का। दैट इज द आइडिया। अब इसमें 3-4 चीजें और दी हुई, जैसे अनेकांतवाद की हम बात करते हैं। अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है ना कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं सच को जानने के। कोई पर्सन जो है वो सारे सच को नहीं जानता, सब जो है किसी न किसी वर्जन ऑफ सच को जानते है ना। और यही जो अनेकांतवाद है, जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं, कि जैसे हम कहते हैं ना कि आपने कई सारे वो रील्स या मीम्स में देखा होगा, ये बताओ ये क्या है। एक पर्सन यहाँ खड़ा है वो कहता है कि ये 9 है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है वो कहता है कि ये 6 है। तो ये क्या है? ये अनेकांतवाद है, कोई भी गलत नहीं है इसमें। लेकिन जो है इसका अलग सच है, इसका अलग सच है। जो रियल ट्रूथ है, जो टोटलिटी ऑफ ट्रूथ है वो कोई नहीं जानता। और ये जन्म देता है स्यादवाद को, है ना। जैसे अनेकांतवाद के बाद ना हम स्यादवाद को भी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे ना एक एलिफेंट की हम एनालॉजी इसमें लेते हैं। एलिफेंट एक खड़ा है और काफी सारे लोग जो हैं, जिसने एलिफेंट का सींग पकड़ा उसने बोला कि यार ये तो कोई डंडी टाइप सी है ना। जिसने एलिफेंट का पैर पकड़ा वो कहते हैं कि कोई वॉल टाइप सी है। किसने उसकी पूंछ पकड़ी तो वो कहते हैं रोप है ये तो, है ना। जिसने कान पकड़े वो कहता है कि यार तो पंखा टाइप सा ही है। तो कहने का मतलब क्या है, सब जो लोग हैं उन्होंने एक एक वर्जन ऑफ ट्रुथ को देखा है, सारी ट्रुथ किसी को नहीं पता है। ये जो एनालॉजी है ये अनेकांतवाद को दर्शाती है कि अनेकांतवाद, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल ट्रुथ्स हैं। नोबडी नोज रियल ट्रुथ। अगर आपको रियल ट्रुथ जानना है देन यू हैव टू बी एनलाइटेंड वन। ओके, और एनलाइटेंड वन भी ये नहीं है कि मतलब उसको एक ही सच पता है, सच एक ही है। अब सच जो है वो एक ही है, मतलब कि एनर्जी इज बेसिकली द सच। जैसे हमने ब्रह्म की बात करी थी, ब्रह्म इज बेसिकली द सच, बट ये ब्रह्म के कॉन्सेप्ट में नहीं मान रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो बस ये बात है अनेकांतवाद, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट बट पर्सपेक्टिव। द ट्रूथ हैज मेनी एस्पेक्ट्स एंड कैन नॉट बी फुली डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूं कि ये 6 है, दैट्स नॉट अ क्लियर ट्रूथ, ये 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज। इसके अलावा अपरिग्रह की हमने बात की, नॉन पोजेशन और डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशंस, लिमिटिंग वन सेल्फ व्हाट इज नेसेसरी इन लाइफ। मतलब कि जितना जीवन यापन के लिए जरूरी है उतना ही आप मतलब चीजों को इकट्ठा करें। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने स्टील कर लिया, किसी से चुरा लिया, है ना। तो अस्ते को भी आपने मान के रखना है। अस्ते बेसिकली नॉन स्टीलिंग, चुराना नहीं है किसी से कुछ भी। जो अपना है सिर्फ वही अपना है, और जो अपना है उसी को आपने यूज करना है। और वो अपना भी इस तरीके से इकट्ठा करना है कि मतलब ऐसे पागल नहीं हो जाना दैट मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा ये घर होना चाहिए, इस घर में 6 बिल्डिंग्स होनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा लग्जूरियस लाइफ को थोड़ा सा ही अवॉइड ही करते हैं। तो जितना जरूरी उतना ही हम चीजों को करें। ओके, तो एक तो ये चीज। इसके अलावा जैनिज्म ऑल्सो इंसिस्ट ऑन इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रीचर्स, कि जितने भी विजिबल हैं, इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। और चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, इसीलिए हमें सबको आपस में साथ मिलके चलना होगा, क्योंकि हम आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है। ओके, तो ये बात बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जैनिज्म के रिगार्डिंग। तो ये 5 नोबल ट्रूथ तीर्थंकर बेसिकली, इनका सिद्धार्थ जो वर्धमान महावीर है उनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने कौन से ट्रुथ को ऐड किया था, और कि जैन का मतलब क्या होता है, इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये सारा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनके मतलब क्या है, ये सारी जो बातें हैं वो फिलॉसफी हमें सिखाती है।
दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों में। ठीक है, जातक टेल्स है बेसिकली। जातक टेल्स ना वो है, जैसे ये माना जाता है कि जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध जो है, वो पुराने जन्म में भी उनके मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ लोगों की सहायता करी है, तो वो दर्शाने के लिए जातक कथाएं लिखी गई थी कि प्रीवियस बर्थ ऑफ महात्मा बुद्ध। ओके, एंड धीरे धीरे जो है ये सारी कथाएं, मतलब जैसे इसमें एक दी हुई है मंकी किंग की कथा है। ये कथा बेसिकली ये कहती है कि जैसे एक टाइम पर एक पेड़ हुआ करता था, उसमें बहुत ज्यादा मीठे फल लगते थे, वहां पे सारे बंदर वगैरह रहते थे और वो सारा उसका मतलब भोजन यापन करते थे फ्रॉम दैट ट्री। तो जो मंकी किंग है, जो बेसिकली महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने मना किया हुआ था कि भाई इस पेड़ का जो जिक्र है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये पेड़ यहाँ पर है। किसी को अगर पता लग गया ना तो फिर वो यहाँ से इस पेड़ के सारे फलों को ले जाएगा और हम भूखे मर जाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि भाई एक जो फल है वो नदी में गिर गया और नदी के थ्रू जो है महाराष्ट्र तक या किंग तक पहुंच गया। उन्होंने वो फल को खाया, उनको बहुत मीठा लगा, उन्होंने पूरे आदेश दे दिए कि जहां पर भी ये फल मिलता है उस पेड़ को ढूंढ कर लेकर दिखाओ मुझे। तो वो पेड़ को ढूंढ लेते हैं, उनके जितने भी सैनिक वगैरह होते हैं। तो अब वो जो सारे के सारे मंकी हैं वो उस उनको 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 लगता है कि यार हमारा जो सारा खाना है वो छिन जाएगा। तो जो मंकी किंग है उन्होंने क्या किया कि भाई सारे मंकीज को वहां से मतलब भगाने की कोशिश की कि जो सैनिक है उनको ना मार दें क्योंकि उनको वो पेड़ चाहिए है। तो उन्होंने क्या किया कि जो पेड़ था ना उसकी डाली पकड़ी, शाखा पकड़ी, उसको नदी के उस किनारे पे रख दिया, जिससे कि ब्रिज टाइप सा बन गया, जिससे कि सारे जो मंकी हैं उसके ऊपर चढ़ चढ़ के उस एरिया में बाहर चले गए, जो सैनिकों से बच गए। फिर अब उस चीज में क्या है, जो मंकी किंग थे, जो महात्मा बुद्ध थे, उनको काफी सारी चोटें आई और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस पूरी कहानी में ये दिखाया गया है कि भाई किस तरीके से जो राजा है वो अपने लोगों के लिए काम करता है निस्वार्थ भाव से। तो ये जो राजा प्रजा कॉन्सेप्ट है वो भी महात्मा बुद्ध के टाइम पर ही आया है। ओके, तो ये जातक कथा है, देखो ये पूरे उस टाइम पर राइटिंग्स तो हुआ नहीं करती थी, ये सारी की सारी पेंटिंग्स हैं या कार्विंग्स हैं जो दिखाई गई हैं। स्टोन पैनल है, जो मध्य प्रदेश में ना बरहूत जगह है, वहां पर आपको ये स्टोरी की डिपिक्शन मिल जाएगी। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि मंकी किंग की जो स्टोरी है वो किस स्टेट ऑफ इंडिया में है। ठीक है, तो दैट्स मध्य प्रदेश, बरहूत हम जिसे कहते हैं। ओके, तो ये सारी कुछ स्टोरीज हैं जो अपने को थोड़ा सा बस पता होनी चाहिए। ये जैन धर्म को दर्शाने वाली एक पूरी फिलॉसफी है जहां पर लायन है, बुल है और बहुत सारी मतलब आपस में मतलब मिलजुल के रह रहे हैं, बिकॉज कनेक्टेड हैं। अहिंसा की हम बात करते हैं इसमें, है ना, तो वो सारी बातें इसमें। अब जो दोनों ही जो है बुद्धिज्म या जैनिज्म, उसमें सिर्फ मॉन्क्स ही नहीं, मतलब मेल्स ही नहीं, बल्कि जो नन्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उन्होंने भी काफी ज्यादा ट्रैवल किया है उनकी टीचिंग्स को और दूर तक पहुंचाने के लिए, है ना। तो काफी ज्यादा उसमें काम किया गया है उस फील्ड में। तो कई बार पेपर में स्टेटमेंट ये आ जाती है कि ओनली मेल्स एंड ओनली मॉन्क्स traveled throughout the world to spread the teachings of महात्मा बुद्ध। तो आंसर इज नो, बिकॉज जो नन्स हैं वो भी इसमें शामिल है। ओके, और ये सब मिलता है हमें बहुत सारी केव्स में, जिसमें अजंता की केव्स हैं, एलोरा की केव्स हैं। तो वहां पर काफी सारी जगहों पर ये एविडेंसेस दिए गए हैं कि बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या कहती है, जैन फिलोसफी क्या कहती है, हिंदुइज्म के क्या फिलोसफिकल माइंडसेट थे। तो ये देखो, जैसे हम एलोरा केव्स की बात करते हैं, महाभारत में सॉरी महाभारत कह रही हूँ, महाराष्ट्र में है ये 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी सी तक कार्व आउट की गई थी। उसके बाद उन पे काफी सारी पेंटिंग्स की गई हैं। और कई बार क्वेश्चन आता है कि एलोरा केव्स में स्पेशली कौन से धर्म के एविडेंसेस मिलते हैं, तो इसमें तीनों के मिलते हैं। सबसे खास बात इसकी यही है, इसमें आपके बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू तीनों के एविडेंस मिलते हैं। तीनों की कई सारी पेंटिंग्स यहाँ पर आपको दिखेंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि काफी सारी चीजें हमें इन पेंटिंग्स के थ्रू ही पता है, जिनको हमने इंटरप्रेट किया है कि सिर्फ मॉन्क्स जाते थे या नन्स भी जाती थी। तो ये सारी चीजें हमें वहां से पता लगती है। ओके, चलो, इसके अलावा एक और स्कूल ऑफ थॉट है चरवाक, जिसे हम कहते हैं, लोकायत भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब जो लोकायत है, चरवाक है ना, ये स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, ये कहता है कि बर्थ और डेथ के बीच में जो ये चीजें हैं ना, वही रियलिटी है। मौत के बाद क्या होगा, आत्मा है नहीं है, किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखी। तो जो चीज आपने नहीं देखी, जो आपने नहीं टच करी, वो चीज बेसिकली नहीं है रियलिटी। ठीक है, तो जो अभी आपको ये टाइम मिला है, आपको ये सही ढंग से जीना है। और काफी अगर आपको लगता है ना कि आप उसमें थोड़े से मजे कर सकते हो, तो आप मजे करो, क्योंकि लाइफ यही है। डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं, कोई स्वर्ग नरक किसी ने नहीं देखा हुआ, तो आपको क्या पता वो है या नहीं है।
तो स्वर्ग में जाने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें त्याग दें कि अगर हम ये करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, हमें ये नहीं करना चाहिए। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है सही ढंग से तो आप जी सकते हैं। कोई आपको डर नहीं होना चाहिए कि भी नरक में चले जाएंगे या हमारी आत्मा जो है हमसे नाराज हो जाएगी, या हम ब्रह्म का एक हिस्सा है तो हमें उसी ढंग से बिहेव करना है। तो ना ये सारी बातें ये लोग बताते हैं। चरवाक स्कूल ऑफ थॉट है ये। वर्ल्ड इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट, दैट देयरफॉर कैन नॉट बी नो लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, तो ये हिडोनिज्म वाले भी हैं कई सारे, कि मतलब इनको लगता है कि थोड़े मजे कर लेते हैं, क्या जा रहा है ना, क्या पता कल हो ना हो। ये वो वाले हैं, नियतिवाद है ये। मतलब नियति का इनका ये मतलब है कि जो होना है देखो वो तो होना है। मतलब आप मजे करो चाहे ना करो, जो लिखा हुआ आपकी किस्मत में वो तो होगा। इसमें आपका कोई इसमें रोल प्ले नहीं है। तो लाइफ और जो ये लाइफ और डेथ के बीच का जो ये हिस्सा है ना, बर्थ और डेथ के बीच का जो हिस्सा है, इसमें आप सही ढंग से जी लो, आप मजे करेंगे, बढ़िया रहे। तो ये पॉपुलैरिटी भी इसको ना मतलब स्टार्टिंग में मिलती है, बट बाद में इसको इतनी पॉपुलराइजेशन नहीं मिलती है, क्योंकि लोगों को बात समझ में नहीं आई ये वाले। क्योंकि लोगों को ना एक डायरेक्शन चाहिए होती है कि आफ्टर डेथ क्या है। अगर आपको इसका जवाब ना मिले, भले ही वो जवाब गलत है, मे बी गलत है, आई डोंट नो, वी डोंट नो, क्या पता वो जवाब गलत है, लेकिन जवाब तो है ना कम से कम। एक लोगों का ना जो एक बोलते हैं दिल को ऐसे दिमाग को पागल बना के रखता है इंसान, कि हाँ चल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, होप है कि हाँ अगर मृत्यु भी हो गई है तो कहीं ना कहीं आगे और लाइफ जीवन यापन कर रही है वो आत्मा, तो एक सेटिस्फेक्शन से मिल जाती है, कंफ्यूजन से दूर हो जाती है इंसान की। एक ये हो जाता है कि हाँ भाई अगर हमारे बीच में से कोई हमारा प्यारा पर्सन चला गया है तो कहीं ना कहीं वो आगे और लाइफ में कहीं है। ऐसा नहीं कि बस अब उसका एविडेंस सारे ही खत्म हो गए हैं, तो उससे ना बहुत ज्यादा और दुःख फैलता है। तो दुःख को थोड़ा-सा कम करने के लिए एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, तो वी एक्सेप्ट दैट एक्सप्लेनेशन। तो इसी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसको नहीं मिली। बट हाँ, इसने ये बता दिया कि काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चरवाक, ये सारे हैं इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, फिर आगे फ़ोक एंड ट्राइबल रूट्स भी कई सारे हैं। बहुत सारे ओरल ट्रेडिशंस हैं, जैसे हमने वेदों की बात की थी, तो वेद सबसे पहले क्या थे? ओरली ट्रांसमिट होते थे, कि किसी एक पर्सन ने किसी को बताया, पूरा रट लिया उसने, समझ लिया, पूरी नॉलेज गेन कर ली। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं, जो ओरल ट्रेडिशंस हैं, जो ऐसे लिखे नहीं हुए हैं, बट ऐसे ओरली इंटरप्रेट होते हैं और आगे बताए जाते हैं। तो इसमें ये भी है, ठीक है, विदाउट रिटन एनी टेक्स्ट। तो जैसे ट्राइब, अब ट्राइबल ट्रेडिशन अगर पढ़ने हैं, तो व्हाट इज ट्राइब बेसिकली ये पता होना चाहिए। ट्राइब का बेसिकली मतलब है कि ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैंस जिनका सेम ट्रेडिशन है, कॉमन डिसेंट है, मतलब जो एक ही पूर्वज के आगे सारे बच्चे हैं। ठीक है, कल्चर उनका सेम है, लैंग्वेज उनका सेम है, और उनका जो है कम्युनिटी बहुत ही क्लोज निट है, मतलब आपस में जुड़े हुए लोग हैं। इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा नहीं है कि इनको नहीं पता है क्योंकि साथ में कौन रहता है, जैसे अर्बन एरियाज में होता है, ऐसा नहीं है। क्लोज नेट कम्युनिटी है, सारा कल्चर लैंग्वेज उनका ही है, और एक उनका चीफ होता है, और जो कि किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। प्रॉपर्टी जो होती है वो पूरे ट्राइब की प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम कहते हैं सीपीआर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ये सारी ट्राइब की लैंड है, किसी एक पर्सन की लैंड नहीं है। तो ट्राइब की जो डेफिनेशन है वो कई सारी जगहों पर इस्तेमाल की गई है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दैट डेफिनेशन। बट आगे हम पढ़ेंगे दैट दिस डेफिनेशन इज बेसिकली लैक ऑफ सम पैरामीटर्स। तो वो पैरामीटर्स क्या है वो हम देखेंगे मेंस के आंसर्स वगैरह में। बट अभी के लिए ट्राइब की डेफिनेशन हमारे लिए ये होनी चाहिए। और इंडिया में जो वर्ड ट्राइब है उसका कभी जिक्र नहीं हुआ था, उसमें हम लोग जो है जन बोलते, जैसे जनाज, जैसे जनपद, महाजनपद, है ना, कम्युनिटी, सोसाइटी, तो उसका ही रिगार्डिंग हम पूरा से बात करते हैं इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो रहते हैं, फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में। और हिंदी में तो इसको हम जनजाति के नाम से जानते हैं। अब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी हिंदी में जनजाति या आदिवासी लोग जो है उनको हम कहते हैं। ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से 705 ट्राइब्स हैं हमारे पूरे देश में, जो कि 104 मिलियन लोग हैं। तो अराउंड 8% जो इंडिया के लोग हैं वो ट्राइबल्स हैं, है ना। तो बस ये ध्यान रखिएगा एक बात। और जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन अगर आप देख लोगे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की अगर मिला के दोगे तो ज्यादा पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की सिर्फ इंडिया में। तो इतना ज्यादा इंडिया में डाइवर्सिफाइड रूट्स हैं अलग अलग ट्राइबल एरियाज में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कई बार इनको प्रिमिटिव या इंफीरियर भी कहा, कि जो अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं, रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, ये उन सबसे इंफीरियर है, कि ये सिविलाइज्ड नहीं है, ये कल्चर में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। बट इस पर भी डिबेट होगी आगे जाकर कि ये प्रिमिटिव नहीं है। कई सारे कस्टम्स और कल्चर उनके ऐसे हैं जो बाकी अर्बन एरियाज वाले लोगों से भी बहुत ज्यादा मॉडर्न है ना। लिव इन रिलेशनशिप जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं ना, ट्राइबल्स में वो बहुत ज्यादा कॉमन है।
है ना? तो ये बेसिकली क्या है, मॉडर्नाइजेशन कि सिर्फ वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से अगर नहीं चल रहे हैं तो प्रिमिटिव है या इंफीरियर है, ये सारे डिबेट अभी आएंगे हमारे पास। ओके, बट हाँ, हल्का सा एनसीईआरटी में दिया हुआ तो बस पता होना चाहिए हमें। अब इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स और हैं कि ना बहुत सारे जैसे लोकल देवी-देवता थे, उनको हिंदुइज़्म ने जो है अपने अंडर ले लिया और उनको और ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलवा दी। इसके साथ-साथ जो हिंदुइज़्म के जो थोड़े से बड़े गॉड थे, जिनको हिंदुइज़्म में काफ़ी लोग मानते थे, वो भी धीरे-धीरे जो है लोकल लोगों ने उनको अपना लिया। इसमें कई सारे जो है एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे डेटीज़ ऐसे हैं जो कि लोकल एरियाज़ में पहले पूजे जाते थे, जिसमें एक एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ पर गॉड जगन्नाथ का भी है, जिन्हें हम उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा पूजते हैं। तो वो पहले ट्राइबल गॉड हुआ करते थे, बट धीरे-धीरे जो है हिंदुइज़्म में उनका एडिशन हो गया और हिंदुइज़्म ने उनको अपना लिया और काफ़ी लोग उनको जो है अब पूजा करने लग चुके हैं। तो नाउ ही इज़ कंसिडर्ड एज़ द अवतार ऑफ विष्णु जी। है ना? तो धीरे-धीरे जो है हिंदुइज़्म में एंट्री हो गई और कई सारी मदर गॉडेसेस भी हैं, जैसे हमारे यहाँ पे शीतला माता है, कोई और माता है, तो इनको भी ना हिंदुइज़्म में अब जो शक्तिज़्म है, जो हमारा जो शक्ति पीठों या फिर शक्ति का जो एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने इनको इंक्लूड कर लिया है। तो अब सिर्फ लोकल जो घराने हैं, जो कुल देवी के तौर पर नहीं पूजे जाते हैं ये सारे, बल्कि पूरा इंडिया जो है इनको पूजता है। तो कहने का मतलब है दिस इज़ यूनिवर्सलाइज़ेशन। जो लोकल गॉड्स या लोकल डेटीज थे, उनको हिंदुइज़्म में जगह दे दी गई और अब जो पॉपुलैरिटी है वो उनकी थोड़ी-सी ज़्यादा है। है ना? रिलिजन की हम बात कर रहे हैं इसमें। ओके, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कल्चर जैसे महाभारत रामायण होगी। हमें जो महाभारत रामायण पता है वो हमने स्टार प्लस पे देखी होगी या जो है पुराने टाइम में दूरदर्शन पे देखी होगी। है ना? लेकिन कई सारी जगहों पर इनके जो वर्जन्स हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं। हमारे यहाँ पर मेबी रामायण में किसी कैरेक्टर को हम किसी तरीके से जानते हों। कहीं-कहीं पर जो है रावण की पूजा भी होती है। कहीं-कहीं पर जो है रावण और सीता को बोला गया कि ये भाई-बहन थे। तो कहने का मतलब क्या है ना कि बहुत सारे वर्जन्स हैं इन सारे टेक्स्ट्स के, कोई एक टेक्स्ट नहीं है। तो इसे हम कहते हैं लोकलाइज़ेशन। एक टेक्स्ट को उठाकर आपने अपनी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और उसको अपने हिसाब से जो है इंटरप्रेट किया। जो आपको समझ में आया वही आपने किया उस है ना? तो कहने का मतलब क्या है ना कि बहुत सारे जो ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं उनको हिंदुइज़्म ने अपना लिया। कई सारे जो हिंदुइज़्म के टेक्स्ट वगैरह थे या कल्चर थे उनको लोकल लोगों ने अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर लिया। तो दैट इज़ हाउ द स्टोरी गोज़ ऑन। इसके अलावा अब जो फ़ोक और ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो नेचर की पूजा करते हैं। दे आर नेचर वर्शिपर्स। माउंटेन्स हो गए, नदियाँ हो गई, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, आकाश हो गया, सन हो गया, इन सब की पूजा की जाती है। सभी देवी-देवताओं की पूजा की जाती है जो नेचर से कनेक्टेड है। ताकि उनकी जो लाइफ़ है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉज़ी तो नहीं है कि उनके पास प्रॉपर पूरा घर हो, बारिश चाहे कितनी भी आती रहे वो बच जाएँगे। नहीं, उनको बारिश के देवता की पूजा करनी पड़ेगी सो दैट उनका प्रकोप उनके ऊपर ना पड़े। दैट इज़ देयर आस्था, है ना? तो ये सारी चीज़ें उनके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे नीलगिरीज़ में ना तमिलनाडु में नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर टोडा ट्राइब रहती है। ये ट्राइब की सबसे ख़ास बात ये है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा जितने माउंटेन पीक्स हैं ना, मोर देन 30 माउंटेन पीक्स जो हैं वो ये कहते हैं कि सारे गॉड्स के हैं। तो उनकी तरफ उँगली करना भी उनके लिए जो है पाप है। वो उँगली करके बता भी नहीं सकते हैं कि ये एरिया ये वाला है, नहीं। तो इतना ज़्यादा वर्शिपिंग नेचर है ना? तो ट्राइबल्स का पता होना चाहिए क्या इनके एग्ज़ाम्पल्स पता होने चाहिए हमें। इसके अलावा बहुत सारे और गॉड्स भी हैं जो ट्राइबल्स वाले एरिया में पूजे जाते हैं, जैसे डोनियो पोलो, ये अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है जो इनको वर्शिप करती है। ही इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून। जैसे सन को स्वयं वहाँ पे डोनी कहते हैं और मून को पोलो कहते हैं। तो डोनी पोलो जो गॉड हैं, उनकी पूजा होती है वहाँ पे एंड अल्टीमेटली ही हैज़ द हाई स्टेटस ऑफ अ सुप्रीम गॉड। ठीक है, तो जैसे गॉड खंडोबा है, सेंट्रल इंडिया में इनकी पूजा होती है। ठीक है, ये भी नेचर वर्शिपिंग के अंडर ही आ रहे हैं। ईस्ट इंडिया में मुंडा और संथल ट्राइब्स हैं जो कि सिंगबोंगा एक सुप्रीम डेटी ये लोग मानते हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड की रचना करी है। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स। है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो ट्राइबल्स यहाँ पे एज़ एन एग्जांपल दिए हुए हैं, वो आपको थोड़े से पता होने चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ गॉड्स, लोकलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, ये सारे एग्जांपल्स भी हमने ध्यान रखने हैं। मे बी इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन ना आए, लेकिन आप जब मेंस में चीज़ों को समझ रहे होंगे ना, तब आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएँगी। दैट दैट इज़ हाउ आवर सोसाइटी वर्क्स।
ओके, सो ये सारी चीजें इस एनसीईआरटी के चैप्टर में दी हुई हैं और इसके साथ बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाक स्कूल ऑफ थॉट, उपनिषद, वेदांत, वेद और फोक ट्रेडिशन, ट्राइबल ट्रेडिशन कि कैसे क्या फॉलो होता है, ये हमारा कंप्लीट होता है। हम अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। 6th क्लास का ही एक नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहता है, उसके साथ हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो जाए। तो कोई भी डाउट रहे आपको प्लीज आस्क, एंड अगर आपको कोई भी सजेशन देनी है तो भी दैट्स मोस्ट वेलकम। ओके, कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।